नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। हम लोग बात कर रहे थे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें से हमने पुर्तगालियों को पढ़ लिया है और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डचों के बारे में पढ़ना है। तो आज हम शुरुआत करेंगे डच कौन थे और किस तरीके से ये भारत में अपना व्यापार स्थापित करते हैं, पुर्तगालियों को रिप्लेस करते हैं। तो इसकी पूरी कहानी क्या है, कहाँ कहाँ पर इन लोगों ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, किसको अपना मुख्य केंद्र बनाया और फिर इनका पतन किस प्रकार से होता है, तो सारी बातें हम यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा जो लोग नए जुड़े हुए हों वो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से संबंधित जो वीडियो है 3 पार्ट में बनाए गए हैं, उनको आप देख लें तो आपको सारी चीज़ें बेस जो है आपको मजबूत हो जाएगा और आगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। डच, देखिए डच बेसिकली नीदरलैंड के रहने वाले थे, इनको डच बोलते हैं और इसका प्राचीन नाम हॉलैंड भी है। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है, हॉलैंड भी है। जब हम 17वीं शताब्दी की बात करते हैं तो उस समय क्या था कि जो आपका स्पेन था, स्पेन के अधीन, स्पेन साम्राज्य के अधीन पुर्तगाल भी था और साथ में और भी कई राज्य थे, देश थे, जिनमें से आपका नीदरलैंड भी था, अर्थात जिसको हम डच बोलते हैं ये भी था। तो पहला जो पॉइंट हमारा है कि आगमन एवं गतिविधियां किस तरीके से डच भारत में प्रवेश करते हैं, वो बातें हमको यहाँ पर देखनी है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि स्पेन का जब पतन होता है तो पुर्तगाली शक्ति बिखर गई। अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि स्पेन के पतन से पुर्तगाली शक्ति कैसे बिखर गई। उसका मतलब ये है कि स्पेन एक क्या था कि बड़ा निवेश करता था, बड़ा एक साम्राज्य था जिसके अधीन उस समय पुर्तगाल भी आता था। तो पुर्तगाल भी आता था, नीदरलैंड भी आता था और भी कई अन्य देश आते थे, किसके अधीन, स्पेन के अधीन। तो जब स्पेन का पतन होता है तो क्या होता है कि ऐसी परिस्थिति का लाभ उठाते हैं कौन, डच, नीदरलैंड वाले। और जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में अंग्रेजों को, बाद में जब अंग्रेज आते हैं डचों के बाद, तो हम लोगों ने एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा कर दिया था इनके खिलाफ, इनको भगाने के लिए। उसी तरीके से स्पेन वासियों को नीदरलैंड से खदेड़ने के लिए, भगाने के लिए इन डचों ने क्या किया था, आंदोलन किया था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि स्पेन एक बड़ा साम्राज्य था जिसके अधीन कई राज्य आया करते थे जो कि बाद में स्वतंत्र होते हैं। तो जब जैसे जैसे स्पेन का पतन होता है तो जो इसके अधीन राज्य हुआ करते थे, अधीन देश थे, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं, शुरुआत वहां से हो जाती है। तो इसी में डच भी थे। डचों ने कड़ा संघर्ष किया, काफी युद्ध किया, काफी आंदोलन किए कि ये स्पेनवासी नीदरलैंड को छोड़ दें। तो इसके पतन के साथ साथ ही डच क्या थे, अब ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। पहले ये क्या किया करते थे, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि आपको ज्ञात है कि पुर्तगाली भारत में व्यापार करके, अर्थात एशिया में आकर के जब ये अपना माल यूरोप ले जाते थे तो मुख्य रूप से ये अपना जो सामान है या एशियाई जो वस्तुएं हैं ये पुर्तगाल तक ले जाते होंगे। स्वाभाविक सी बात है, पुर्तगाली अपने देश ही ले जाएंगे। तो पुर्तगाल में सामान जब जाता था तो यहां का सामान ये डच, फिर अर्थात पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन। तो लिस्बन से ये जो माल है वो एंटवर्प तक पहुंचाया जाता था। और एंटवर्प आप मैप में देखिएगा, जो आपका बेल्जियम पड़ता है ना, बेल्जियम के थोड़ा सा आपका ऊपर एंटवर्प है, उसके आगे आपका नीदरलैंड है। तो डचों का मुख्य काम क्या था, डचों का मुख्य काम था कि लिस्बन से, ये लोग लिस्बन से सामान जो है वो एंटवर्प तक पहुंचाया करते थे और फिर ये सामान, जो ये एशियाई वस्तुएं थी, पूरे यूरोप में के बाजारों में पहुंचाई जाती थी। अर्थात पहले पुर्तगाली क्या किए कि भारत से सामान ले गए और पुर्तगाल ले गए लिस्बन, और वहां से फिर क्या करते थे कि डच लोग एंटवर्प तक ले जाते थे। अर्थात ये ढोने का काम किया करते थे। आप समझ सकते हैं, ढोने का काम किया करते थे। तो जब ये देखते थे कि इस तरीके से पुर्तगाली लोग आकर के यहाँ सामान लाते हैं और हम इसको ढोने का काम करते हैं और ये यूरोप में बहुत ही महंगे दामों में बेचा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि सबके मन में एक बात आएगी कि क्यों ना हम भी जाएं और व्यापार करें और हम भी धनवान बने। तो जब बाद में क्या होता है कि जब पुर्तगाली शक्ति क्षीण होने लगती है तो इनका स्थान बाद में डचों ने ले लिया। अब कैसे ले लिया, आसानी से तो ऐसे ले नहीं सकते हैं।
इनकी पुर्तगालियों की शक्ति क्षीण होने लगी और ये 16वीं शताब्दी से ही अपनी सैनिक क्षमता और नौसैनिक क्षमता को बढ़ा रहे थे। निरंतर ये क्या कर रहे थे, अपना प्रयास जारी रखे थे अपनी सेनाओं को मजबूत करने में, और बाद में पुर्तगालियों का स्थान इन्हीं लोगों ने ले लिया। देखिए इसके अलावा कैसे और क्या क्या किया, इन्होंने एक फ्लूट शिप क्या बनाया, इन्होंने एक फ्लूट शिप बनाया। अब फ्लूट शिप कैसे बनाया, ये लोग नवीन नवीन खोजें किया करते थे, जहाज रानी में नए नए नवाचार किया करते थे। अर्थात अगर सरल शब्दों में कहें तो नए जहाज़ों को नए नए तरीके से उसको बनाया करते थे कि किस तरीके से हम बनाएं कि वो हल्के हों, सस्ते हों और आसानी से हम तेजी से रफ्तार से यात्रा कर सकें। तो इसी तरीके का फ्लूट शिप नाम का एक जहाज इन डचों के द्वारा निर्मित किया जाता है, आविष्कार इसका किया जाता है, जो कि पुर्तगालियों के जहाज से बहुत ही हल्का था, अद्भुत था, बहुत बेहतरीन था। और इसी वजह से क्या करते थे कि इसको खेने में अर्थात चलाने में कम लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। अब आप जाहिर सी बात है कि अगर आप चलाने वाले लोगों को रखेंगे तो उनको भी आपको पैसा देना पड़ेगा, उनको भी वेतन देना पड़ेगा, तो आपकी पूंजी से वो वेतन जाएगा। तो जब कम लोग चलाएंगे तो आपकी पूंजी बचेगी। तो डचों का सबसे मुख्य जो काम है वो अपनी पूंजी का इन्वेस्ट अच्छे से करना और अपनी पूंजी को बरकरार रखना, बनाए रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम किया। और यही एक कारण था कि पुर्तगालियों को इन्होंने रिप्लेस कर दिया, उनकी जगह पर ये आ गए। तो इनके जो जहाज थे वो भी अच्छे थे, इनकी जो सेना थी, अपनी सेना को इन्होंने मजबूत किया। और किसी को अगर पराजित करना है तो बेसिकली आप जानते हैं, ऑब्वियसली ये सही बात होगी कि आपको उससे मजबूत होना पड़ेगा, तभी आप पराजित कर सकते हैं। तो पुर्तगालियों से ये ज्यादा सक्षम हुए और बाद में पुर्तगालियों को क्या किया, इन्होंने रिप्लेस कर दिया। देखिए एक जो भावना होती है जिसको बोलते हैं देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीय भावना, जब तक ये आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आप कुछ बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। चूंकि स्पेन वासियों ने क्या किया था, इनके ऊपर अर्थात डचों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया हुआ था, इसको काफी दिन तक पराधीन रखा हुआ था। तो इन लोगों ने एक कसम खाई थी कि जहां जहां ये मसाला का व्यापार करते हैं उन मसाले के व्यापार के केंद्रों को हम छीन लेंगे। इन्होंने कसम खाई थी राष्ट्रीय भावना के तहत इन लोगों ने ये कसम खाई हुई थी कि हम जहां से बेसिकली मुख्य रूप से अगर बात करें तो जो आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया ही जहां पर मसाला द्वीप है, मसाला द्वीप के नाम से जानते हैं, वहीं से व्यापार ये मसाले का किया करते थे। तो इन लोगों ने कसम खाई थी एक राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के कि हम इनको वहां से भी हटाएंगे, अर्थात मसाला जहां से व्यापार करते हैं उन मसाले के व्यापार पर हमारा एक अधिकार होगा, हम उसको अपना केंद्र बनाएंगे। ये भी सोच करके डच क्या करते हैं, भारत की तरफ या पूर्व की तरफ ये आकर्षित होते हैं और चलते हैं। तो ये इनका एक मुख्य काम था। ठीक है, तो पहले देखिए एक तरीके से ये क्या करते थे कि लिस्बन से एंटवर्प में सिर्फ माल ढुलाई का काम किया करते थे। इसके अलावा जब इनकी जो डचों की जो एक व्यापारिक कंपनी बनती है, वो व्यापारिक कंपनी एक प्रकार की सिर्फ व्यापारिक कंपनी थी, वो एक व्यापारिक संस्था हुआ करती थी, है ना। तो एक व्यक्ति के अधीन नहीं थी पूरी तरीके से, कई लोगों को मिला करके इनकी एक संस्था बनती है, व्यापारिक संस्था बनती है, जो कि पुर्तगालियों की संस्था से थोड़ा सा अलग थी, और क्या होता है, एक काम और होता है कि एक एक्सचेंज बैंक की स्थापना करते हैं ये लोग, एक्सचेंज बैंक की स्थापना करते हैं और एक क्रेडिट बैंक की स्थापना करते हैं। कहां पर करते हैं, एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है, अर्थात हॉलैंड की राजधानी हुआ करती थी। और कुछ समय पश्चात क्या होता है कि ये एशिया की जो वस्तुएं हैं वो एम्स्टर्डम तक पहुंचाई जाने लगी, और एम्स्टर्डम क्या है कि एशियाई वस्तुओं का मुख्य व्यापारिक केंद्र बन गया था। तो जब मुख्य व्यापारिक केंद्र बन गया, पुर्तगालियों को इन्होंने रिप्लेस कर दिया और वहां से आते हैं और पुर्तगालियों के जहाज़ों को नष्ट करना शुरू करते हैं, उनको भगाते हैं हर जगह से। ये काम डचों के द्वारा शुरू किया जाता है और कई भारतीय राजा
इन डचों की मदद भी करते हैं। कई भारतीय राजा इन डचों की मदद भी करते हैं। देखिए औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब अंग्रेजों से, पुर्तगालों से थोड़ा सा नफरत करता था। उसने डचों की मदद भी की थी, मैं अभी बताऊंगा। उसने डचों की मदद भी की थी व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो एक काम तो ये किया जाता है, अर्थात एक एम्स्टर्डम तक ये व्यापार अपना चलाने लगते हैं, जो कि नीदरलैंड की राजधानी हुआ करती थी। देखिए इन्होंने, इनका मुख्य, देखिए सभी कंपनियों का मुख्य जो उद्देश्य यही था कि हम एशियाई देशों में जाएं, हिंद महासागर क्षेत्र में जाएं और खूब ढेर सारा मुनाफा कमाएं। चूंकि वो देख चुके थे कि पुर्तगाली किस तरीके से कितना अधिक मुनाफा कमाए थे। आपने वास्को डी गामा के बारे में पढ़ा है, मैंने पढ़ाया हुआ है कि वो जो जितना भी यात्रा का खर्चा था उसको हटा करके उसने 60 गुना मुनाफा कमाया था। तो आप जाहिर सी बात है कि सबको लालच होता है। तो इस तरीके से इनका आगमन होता है पूरब में, या ये कह सकते हैं पूर्वी एशियाई देशों में। इस तरीके से इनका आगमन दोस्तों होता है। कहीं भी व्यापार करने के लिए हमें एक संस्था बनानी पड़ेगी। ऐसे ही इन्होंने भी अपनी एक संस्था बनाई थी। पुर्तगालियों ने एस्तादो ड इंडिया नाम की संस्था बनाई थी। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि सभी ने कौन कौन सी कंपनी बनाई थी, कब बनाई थी, वो सारी बातें मैं करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इन्होंने कंपनी बनाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बनाई? डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। सबसे पहला जो गवर्नर था कॉर्नेलिस हाउटमैन, सुमात्रा या बंताम पहुंचता है। सुमात्रा या बंताम पहुंचता है। सुमात्रा में इंडोनेशिया में ही पड़ता है। वहाँ पे जाकर के इसने व्यापार किया, बहुत सारा सामान यहाँ से ले जाकर के यूरोप में बेचता है और फिर डचों को कहता है, आमंत्रित करता है कि आप लोग भी आइए, बड़ा माल है यहाँ पर, खजाना है, यहाँ से व्यापार करेंगे तो आप पता नहीं चलेगा, दिनों दिन इतनी जल्दी आप अमीर बन जाएंगे। तो ये सबको बुलाता है, आमंत्रित करता है। कौन? कॉर्नेलिस हाउटमैन। तो याद रखिए, जैसे कि भारत पहुंचने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। उसी तरीके से अगर डच में पूछ ले तो पहला डच था कॉर्नेलिस हाउटमैन, जो कि भारत तो नहीं पहुंचता, लेकिन सुमात्रा व बंताम पहुंचता है, अर्थात एशिया पहुंचता है। इसके बाद मार्च 1602 ईस्वी में वहाँ की डच जो संसद थी, डच की जो पार्लियामेंट थी, नीदरलैंड की जो पार्लियामेंट थी, उसने क्या किया? एक कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम था डच संयुक्त कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया ऑफ नीदरलैंड। अब देखिए डच संयुक्त कंपनी, ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि बहुत सारे अमीर जो व्यापारी थे, धनी व्यापारी थे, वो कोई एक व्यक्ति की संस्था नहीं थी, इसमें कई सारे व्यापारी मिल करके अपनी पूंजी लगाए हुए थे। लगभग 6500 गिल्डर पूंजी इकट्ठा किए थे, अर्थात कई डच व्यापारी एक साथ मिलकर के कंपनी का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या रखा जाता है? डच संयुक्त कंपनी, जिसको हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। कंपनी का मूल नाम क्या था? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मूल नाम आप बेसिकली इतना याद रखिए, VOC शॉर्टकट। वैसे इसका फुल फॉर्म है वेरिनिगडे ओस्ट इंडसे कंपनी। वेरिनिगडे ओस्ट इंडसे कंपनी, ये इसका फुल फॉर्म है और शॉर्टकट में इसको VOC वॉक बोलते हैं। ये जो पार्लियामेंट थी नीदरलैंड के पार्लियामेंट ने इन व्यापारियों को 21 वर्ष के लिए अनुमति दी थी कि आप जाकर के भारत के साथ में, इंडोनेशिया के साथ में, चीन के साथ में, श्रीलंका के साथ, अर्थात जो भी पूर्वी एशियाई देश हैं उनके साथ व्यापार आप 21 वर्ष तक कर सकते हो। इस तरीके की अनुमति जो है वो किसने दी? नीदरलैंड की पार्लियामेंट ने दी। ओके, अब बाद में क्या होता है कि 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने 31.5% वार्षिक चुंगी लेकर, चुंगी एक कर होता है, लेकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो मैंने पहले बताया था कि औरंगजेब ने डचों की मदद की, जो कि पुर्तगालियों से चिढ़ता था, अंग्रेजों से चिढ़ता था, लेकिन डचों की तरफ ये आ जाता है और इनको व्यापार की अनुमति दे देता है। तो आपको याद रखना है कि पहला डच कौन था? कॉर्नेलिस हाउटमैन, जो कि पहली बार एशिया आता है 1956 में। ये जो कंपनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका मूल नाम है वेरिनिगडे ओस्ट इंडसे कंपनी वॉक, इसकी स्थापना दोस्तों याद रखिए 1602 ईस्वी में। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी स्थापना 31 दिसंबर
31 दिसंबर 1600 में हुई थी, लेकिन ये इसकी स्थापना 2 वर्ष पहले हुई थी। तो याद रखिए, इसकी स्थापना तो पहले हुई थी, ठीक है, और इसकी स्थापना बाद में हुई थी, लेकिन अंग्रेज इनसे डचों के बाद में आए। अर्थात इसकी स्थापना तो ब्रिटेन में हो गई थी, लेकिन ये लोग बाद में भारत आते हैं। इनकी कंपनी की स्थापना बाद में होती है, लेकिन ये लोग पहले भारत आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ज़्यादातर रहता है छात्रों को, तो इस बात को आप याद थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर भारत में डच फैक्ट्री की स्थापना, देखिए डच मैप है मैंने बनाया हुआ है। भारत में डच फैक्ट्री की स्थापना कैसे कैसे होती है, जो चार्ट बना हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें ज़रूर आप फोकस करें। एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में डचों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की, तो मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने भी अपनी अस्थायी फैक्ट्री जो है वो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, और स्थायी जो फैक्ट्री है वो सूरत में लगाई थी। ये थोड़ा सा याद रखिए, कई लोगों को ये पता रहता है कि सूरत में पहली लगाई थी। वो इसलिए अगर प्रश्न में ये कर देगा स्थायी और अस्थायी, तो फिर आप गलत कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने अस्थायी फैक्ट्री पहले मसूलीपट्टनम में ही लगाई थी, लेकिन स्थायी फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। तो इन लोगों ने स्थायी फैक्ट्री अपनी डचों ने सबसे पहले मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और कब 1605 ईस्वी में। तो 1602 ईस्वी में इनकी इस कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी या VOC वॉक की स्थापना हुई थी, और 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में इनकी पहली फैक्ट्री स्थापित की जाती है। और ये मसूलीपट्टनम से मुख्य रूप से नील का निर्यात किया करते थे। क्या करते थे? नील का निर्यात किया करते थे। नील आप जानते ही होंगे, नील आंदोलन भी हुआ है। दूसरी फैक्ट्री इन्होंने पुलिकट में लगाई, तमिलनाडु में 1610 ईस्वी में, और यहाँ क्या करते थे? स्वर्ण पैगोडा को ढालते थे। स्वर्ण पैगोडा ढालने का मतलब इनके सोने के सिक्के हुआ जो थे उनको बनाने का काम, ढालने का काम पुलिकट में किया करते थे, जो कि तमिलनाडु में है, और इसकी स्थापना 1610 में की गई थी। यहाँ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि और भी कई जगहें हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, लेकिन मैंने उन मुख्य मुख्य जगहों का नाम यहाँ पर नोट किया हुआ है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर फैक्ट्री का नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, और न ही आज तक पूछा गया है। तो दूसरी फैक्ट्री पुलिकट में, सूरत में ये फैक्ट्री लगाते हैं, और सूरत कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में, 1616 ईस्वी में, और यहाँ से भी ये नील का निर्यात किया करते थे। तो मसूलीपट्टनम, एक तो ये आप जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कि डचों ने पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। कब? 1605 ईस्वी में। दूसरी फैक्ट्री, और मैं ये बता रहा था कि दो ऐसी जगहें हैं जहां से नील का निर्यात किया करते थे, एक तो आपका मसूलीपट्टनम और दूसरा आपका सूरत। जबकि पुलिकट भी आपको याद रखना है, किस लिए? यहाँ पर ये स्वर्ण के सिक्के बनाया करते थे, उसकी फैक्ट्री यहाँ पर थी। अगला जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछेगा कि डचों ने बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री कब स्थापित की और कहाँ स्थापित की, ये पूछेगा। तो बंगाल में डचों ने पहली फैक्ट्री पीपले में स्थापित की। कब की? 1627 ईस्वी में की। और यहाँ से किसका व्यापार होता था, किस चीज़ का निर्यात होता था? तो यहाँ से ये सूती कपड़ा का व्यापार किया करते थे, और बंगाल में ये पहली फैक्ट्री थी डचों की, और बंगाल उस समय मुख्य था, है ना। अगली बात करें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिंसुरा। बहुत एग्जाम में पूछता है, चिंसुरा में जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी, ये भी आपका दोस्तों बंगाल में ही पड़ता है, और चिंसुरा में 1653 ईस्वी में इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। एग्जाम में पूछा भी गया है। और यहीं पर इन्होंने गुस्तावुस फोर्ट की स्थापना की थी। एक किले का निर्माण किया था जिसका नाम था गुस्तावुस फोर्ट, है ना, गुस्तावुस फोर्ट। तो ये याद रखिए। भारत से, ये तो भारत में हो गया, ये फैक्ट्रियां, इससे ज़्यादा फैक्ट्रियां आपको याद नहीं रखनी है। पहली आप याद रखिए, बंगाल में पहली याद रखिए, और मुख्य चिंसुरा याद रखिए। अगर ये दो आप नहीं भी याद रखते हैं, ये स्वर्ण पैगोडा की वजह से पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। बट ये तीन जो आपकी हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीपली, चिंसुरा और मसूलीपट्टनम। भारत से बाहर की बात करें तो 1619 ईस्वी में मसाला द्वीप,
मसाला द्वीप इंडोनेशिया में पड़ता है, वहां पर इन्होंने क्या किया, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये कसम खा के आए थे एक राष्ट्रीय भावना के तहत कि जिस तरीके से स्पेन वासियों ने या पुर्तगालियों ने हमारे नीदरलैंड पर कब्जा किया था, हमें पराधीन रखा था, हम भी इनको इसी तरीके से इनसे चीजें छीन लेंगे, क्षेत्र छीन लेंगे। तो कसम खा के आए थे कि मसाला द्वीप अपने अंडर पे करेंगे, और मसाला द्वीप को ये जीत भी लेते हैं। कब? 1619 ईस्वी में। 1658 ईस्वी में सीलोन को इन्होंने जीता, जो कि पुर्तगालियों के अधीन हुआ करता था। सीलोन का मतलब श्रीलंका। 1641 ईस्वी में मलक्का, आपको याद होगा मैंने बताया था कि अल्बुकर्क ने गोवा, मलक्का और होर्मुज बंदरगाह पर नियंत्रण स्थापित किया था। और उसके समय में 1510, 1511, 1515 में उसके समय में पुर्तगालियों का डंका बजता था हिंद महासागर में। लेकिन अब क्या होता है कि मलक्का, श्रीलंका और इंडोनेशिया पर ये क्या करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, अर्थात पुर्तगालियों से इसको छीन लेते हैं, जो कि प्रण करके आए थे। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अब हमें देखना है कि पुर्तगालियों की सत्ता पर डचों का प्रहार किस तरीके से होता है, कैसे डचों को पुर्तगालियों को बाहर करते हैं डच। 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुगली से इन्होंने हटाना शुरू किया कि अब बहुत हो गए लूटमार, आप हुगली को लूटमार का अड्डा बनाए हुए हो, आप भागो यहाँ से। तो हुगली को से भगाने की शुरुआत 1632 ईस्वी में कर दी थी डचों ने। 1658 में आपने देखा कि श्रीलंका पर कब्जा कर लेते हैं, छीन लेते हैं। 1659 ईस्वी में नेगापट्टम, ये तंजौर तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है, इसको भी पुर्तगालियों से जीता था डचों ने। इनकी व्यापारिक व्यवस्था जो थी वो सहकारिता पर आधारित थी। ये थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी जो व्यापारिक व्यवस्था थी वो कार्टल या सहकारिता पर आधारित थी। अर्थात ये क्या करते थे कि किसी की मदद करके अपना फ़ायदा उठाते थे, किसी को जॉब पे रख करके फ़ायदा उठाते थे, है ना। तो सहकारिता पर साथ साथ मिल करके काम करने की इनकी जो प्रथा थी, ये भी काफ़ी इनकी मदद करती है। तो सहकारिता पर आधारित थी इनकी व्यापारिक व्यवस्था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और पूछी जाती है कि डचों ने किस भारतीय वस्तु को निर्यात की वस्तु बनाया। तो डचों ने सूती वस्त्र जो हैं, जो भारतीय वस्त्र हैं, सूती वस्त्र हैं, उनको निर्यात की वस्तु बनाया। देखिए पुर्तगाली थे, पूरी तरीके से मसालों पर ही ध्यान देते थे, है ना, पूरी तरीके से मसालों पर ही डिपेंड थे, मसालों का ही व्यापार किया करते थे, दाल, चीनी, काली मिर्च, ये सारी चीज़ों का व्यापार किया करते थे। इन और उस क्षेत्र पर, काली मिर्च के क्षेत्र पर या काली मिर्च के व्यापार पर पूरी तरीके से पुर्तगालियों का अंडर था, कब्जा था। तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा हट के काम करें। इन्होंने पूरा फोकस सूती वस्त्र पर दिया और सूती वस्त्र को, भारतीय सूती वस्त्र को यूरोप में एक निर्यात की वस्तु बना दिया। तो ये एक महत्वपूर्ण काम है, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से देखते हैं कि पुर्तगालियों पर अटैक किए जा रहे थे, उनके जहाज़ों को तोड़ते हैं, उनके राजाओं को उनके जो गवर्नर थे उनको मारते हैं, और इस तरीके से क्या करते हैं, इनको भगाने का काम डचों के द्वारा किया जाता है। अब किस तरीके से हम देखते हैं कि अब डचों को कौन भगाएगा, अब डचों का पतन कैसे होता है। तो डचों को भगाएगा कौन, इनके बाद आने वाले अंग्रेज। पुर्तगाली पहले आए, पुर्तगालियों को भगाया डचों ने, डचों को भगाया अंग्रेजों ने। देखते हैं कैसे भगाते हैं। देखिए डच अंग्रेज संघर्ष की बात करें तो 17वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूरब के मसाले के व्यापार पर एकाधिकार किया। किसने? डचों ने। 17वीं शताब्दी के दौरान पुर्तगालियों के प्रभाव को क्या किया कि समाप्त करके इन्होंने मसाले के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। और लेकिन अंग्रेज बाकी थे जो इनके मुख्य प्रतिद्वंदी बन गए बाद में। अर्थात पुर्तगालियों को तो परास्त कर दिया, लेकिन अंग्रेज भी मौजूद थे जो कि उनके अगले प्रतिद्वंदी बनते हैं। ओके, अब होता क्या है कि एक चीज़ आपको याद रखनी है, ज़्यादा याद नहीं रखिए, एक चीज़ आप याद रखिए। 1759 ईस्वी में एक जगह पड़ती है बेदरा, और बेदरा ये दोस्तों बंगाल में ही है बेदरा, और यहीं पर बेदरा का युद्ध होता है। बेदरा का युद्ध होता है डचों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। इस समय मीर जाफर ने क्या किया था, डचों की तरफ से लड़ा था, और बेदरा में ही 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच में घमासान युद्ध होता है। और एक चीज़ यहाँ पर यह भी आपको याद रखनी है कि जिस समय बेदरा का युद्ध हुआ था उस समय रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का गवर्नर था। याद रखिए बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव की ही देखरेख में बेदरा का युद्ध होता है, और आप जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव कितना चतुर आदमी था, बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो बेदरा के युद्ध में क्या होता है कि ये डचों का अंतिम युद्ध था, अर्थात इनकी कहानी जो है यहीं से समाप्त हो जाती है। तो बेदरा का युद्ध अंतिम युद्ध था।
अंग्रेज़ों और डचों के बीच में, और यहीं से पूरी तरीके से डचों का पतन हो जाता है और फिर यहाँ से ये रवाना हो लेते हैं, भाग जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि आगे चल करके धीरे धीरे आपने देखा भी था कि 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो 1757 अर्थात प्लासी के युद्ध के 2 साल बाद ही आपका बेदरा का युद्ध होता है, या कहीं पर बेडारा का युद्ध भी दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो बेडारा या बेदरा का युद्ध जो कि प्लासी के युद्ध के 2 वर्ष बाद होता है, और यहीं से डचों की कहानी एकदम खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये डचों के बारे में मैंने आपको बताया। और सिर्फ एक यही कारण नहीं, एक सबसे बड़ा कारण तो ये है, दूसरा कारण ये भी है कि 3 युद्ध हुए थे यूरोप में, सिर्फ भारत में नहीं, यूरोप में अंग्रेजों और डचों के बीच में 3 युद्ध हुए थे, आंग्ल डच युद्ध। उन तीनों युद्धों में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया। इनकी जो कंपनी थी, वो कंपनी में ज़्यादातर जो लोग ऐसे थे उनका वेतन कम था कर्मचारियों का, और इसलिए वो निजी व्यापार पर ज़्यादा फोकस रहते थे। और जब निजी व्यापार करेंगे, कंपनी को ध्यान नहीं देंगे, तो कंपनी डूब जाएगी, और इस तरीके से कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इधर आप देखते हैं कि जो ब्रिटिश थे ये कभी किसी के पराधीन नहीं रहे, अर्थात कभी किसी के ये गुलाम नहीं रहे, बल्कि डच पहले, आपको पता है मैंने बताया, स्पेन वासियों के पहले गुलाम हुआ करते थे, लेकिन ये जो ब्रिटिश हैं ये कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। इसीलिए इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी, ये मजबूत थे धन से। और ये एक भी कारण था कि इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को, डचों को पराजित कर दिया। तो इस तरीके से कई रीज़न हैं। जब इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही डूब जाएगी तो व्यापार स्वतः ही आप जानते हैं कि खत्म हो जाएगा। जिस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, तो उसका सभी फायदा उठाते हैं, और यही फायदा अंग्रेजों ने उठाया और इस तरीके से डचों को बेडरा युद्ध में पराजित कर दिया। ठीक है, तो ये दोस्तों था डच, नीदरलैंड या हॉलैंड के बारे में हमने पढ़ा, और मैंने कोशिश की है कि यहाँ पर डचों से संबंधित कोई भी बात ना छूटे, आपको किसी और किताब की सहायता लेने की ज़रूरत ना पड़े, ये मेरी कोशिश है। और कई किताबों का और कई महत्वपूर्ण किताबों का जो यहाँ पर सारांश है, जो निचोड़ है, वो मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है। और मैं फालतू की बातें यहाँ पर नहीं बताया हूँ, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी डचों के बारे में वो सारी चर्चा यहाँ पर कर लिया हूँ मैं। आप चाहें तो किताबों में भी देख सकते हैं। तो काफ़ी मेहनत की गई है इस पे, और इस वीडियो को देख करके आपको डचों से संबंधित कोई प्रश्न शायद ही छूटे, ये मेरी कोशिश थी, और ऐसा होगा भी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।